तो दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केआरसी, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पॉलिटी का बहुत ही शानदार नोट्स, जो एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स होंगे। आशा करूंगा कि मैं एक या दो वीडियो में ख़त्म करूं। तो आप लोग केआरसी चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। केआरसी से अभी इस इंस्टीट्यूट से लगभग 300 प्लस बच्चे जॉब में हैं, जो एसएससी, रेलवे, आर्मी, पुलिस एंड टीचर्स और अदर बहुत सारे जॉब कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पॉलिटी का नोट्स आप लोग के लिए लेकर आए हैं, तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है पॉलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालन करने के कानूनी दस्तावेजों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, विश्व में संविधान का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति सर हेनरी मेन था, जो ब्रिटेन का रहने वाला था। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले संविधान जो है यूएसए अमेरिका में लागू हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का संविधान 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू हुआ, जो विश्व का प्रथम संविधान था। ठीक है, 4 मार्च 1789 को लागू हुआ, जो विश्व का प्रथम संविधान था। अगला पॉइंट है, संविधान में कानूनों के क्रमांक को अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसी कारण प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ठीक। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत का संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। 61वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1989 में। और इसमें क्या हुआ था? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का जनक BR अम्बेडकर को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के समय 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान में अब 445 हो गए। ठीक है, इसमें 444 है लेकिन अब 45 हो गए। अगला पॉइंट है आपका, मूल संविधान मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 8 अनुसूची एवं 22 भाग थे। ठीक है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची एवं 22 भाग है। ठीक। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। अगला पॉइंट, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। विश्व का सबसे कठोर संविधान यूएसए का है। ठीक है। अगला पॉइंट, विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। ठीक, ब्रिटेन मीन्स इंग्लैंड। अगला पॉइंट, संविधान सभा किसी भी देश का संविधान निर्माण करने वाली कमेटी या समिति को हम लोग संविधान सभा कहते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित राज्य है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत का 29वां राज्य जो था तेलंगाना था, जो आंध्र प्रदेश का विघटन करके 2 जून 2014 को बनाया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद अब 28 राज्य ही हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर और नौ सेना या जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, बहुत ही वीवीआई है, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था,
उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला पॉइंट है, गणतंत्र का अर्थ वैसा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो उसे हम गणतंत्रात्मक राज्य या देश बोलते हैं। भारतीय संविधान में सेकुलर का अर्थ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका समाजवाद का अर्थ। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। VBI क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पर फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ था, अमेरिकी क्रांति 1776 में और बाल्शेविक क्रांति 1917 का प्रभाव झलकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान का स्वरूप और संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोच्च स्थान पर है। संविधान सबसे सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले USA में हुआ था। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सबसे पहले मैंने करा दिया। अब आप लोगों को मैं जो कराने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो एक ही साथ है। तो अब टॉपिक बाई टॉपिक आपका आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फर्स्ट अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ है। तीसरा, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, ये तीसरे में है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समता या समता का अधिकार है। ठीक है ना। तो ये इस टॉपिक को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पहले हम 5 नंबर पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो नागरिकता से संबंधित अधिकार है। नागरिकता से संबंधित जो है अनुच्छेद 5 में है। ठीक। अगला पॉइंट है 14 में समता या समानता का अधिकार, अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा तथा एक समान लागू भी करेगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, अर्थात राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या नियुक्ति के विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। नोट में लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 से 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। तो 19 के ए में बोलने या प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 के ए में बोलने या प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता है। और 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट है 19 का डी, देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। 19 के ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और 19 के जी में कोई भी व्यापार या जीविका को चलाने की स्वतंत्रता। नोट में आगे हम यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर 300 के ए में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है। 300 के ए में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अगला है अनुच्छेद 21 का ए, 6 से 14 वर्ष अवस्था वाले सभी बच्चों को विधि द्वारा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। यह कब से शुरू हुआ था? 86वां संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा लागू किया गया था। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेधन। तो नोट में यहाँ एक पॉइंट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। ठीक है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। तो 25 में देखेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक, अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है तथा भाषा, जाति, धर्म एवं संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो भी अनुच्छेद है मैं लेकर आया हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अनुच्छेद 30, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद या शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नोट में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 39 का क, समान कार्य के लिए समान वेतन, VBI क्वेश्चन। अनुच्छेद 39 का क, धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 44, सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 51 के क में है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्यप्रणाली। ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसी को करा रहा हूँ। बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं जो बिना काम के हैं, पूछे नहीं जाते हैं, तो आप एग्जाम के व्यू से पढ़ें। ठीक है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष पूरा करने के बाद तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अनुच्छेद 58 में भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता का प्रावधान। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति को महाभियोग नियम लगाकर पद से हटाने का प्रावधान है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 62 का 1, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष खत्म होने से पहले ही निर्वाचन कराने का प्रावधान है 62 के 1 में। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहेगा। अनुच्छेद 70, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनके कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। अनुच्छेद 72, भारतीय राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति के अपराध को माफ कर सकता है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति के कार्यों, सलाह एवं संपादन हेतु एक मंत्री परिषद का गठन होगा। ठीक है। अनुच्छेद 75 में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अनुच्छेद 75 का 3, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, 75 के 3 में है। अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और यहाँ महान्यायवादी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। अनुच्छेद 88 में भारत का महान्यायवादी न तो संसद का और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन वह किसी भी सदन में भाग ले सकता है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है, ये है 88 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान है। ठीक है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन के बारे में है। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अगला पॉइंट है 118 क्या 4 संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 118 के 4 में है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब संसद के अवकाश की स्थिति में, ठीक है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 137 की तरफ। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 153 में भारत के राज्य का एक राज्यपाल होगा। भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्यपाल के कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 155 में राज्य के निर्वाचन की विधि है और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा शक्ति का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। अगला पॉइंट है 156 के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर नेत्र पद धारण करता है, ठीक है। अनुच्छेद 156 के 2 राज्यपाल का त्याग पत्र है, ठीक है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ठीक है। अनुच्छेद 164 के 1 में किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 के 2 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 200 किसी विधेयक को राज्यपाल विचार हेतु राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र पर नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 के अनुसार। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाएगी। अगला है 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत नगरपालिका के गठन संरचना और आरक्षण का आदि का प्रावधान। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अनुच्छेद 263 केंद्र एवं राज्य संबंधों में विवादों समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का प्रावधान। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान देने का प्रावधान। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी प्रत्येक 5 वर्ष पर। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति का अधिकार जो एक विधिक अधिकार है। अब नेक्स्ट है 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के पर्यवेक्षण नियंत्रण संबंधी शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभा में मतदान वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यह है 326 में। 330 VVI क्वेश्चन लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान।
अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण। और अनुच्छेद 333 में है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते 343 की तरफ। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। ठीक है, 343। 350 के क्रम में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की स्थिति की घोषणा का प्रावधान। 356 में राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान। ठीक है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान। नेक्स्ट है 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। और अभी 370 ये खत्म कर दिया गया, तो इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 371 कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। तो ये है KRC कमलेश रेलवे क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूची। अनुसूची, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, वर्तमान में प्रथम अनुसूची में है भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख। दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। तीसरा अनुसूची जो है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख है तीसरे में। चौथा इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उल्लेख। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन का उल्लेख। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया। इस अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। नंबर 1 संघ सूची। इस सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वर्तमान में इसमें 98 विषय हैं, लेकिन नए वाले लुसेंट में 100 विषय दे रहे हैं, तो आप इसको देख लेंगे। राज्य सूची इस सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय हित के संबंधित होने पर इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। वर्तमान में राज्य सूची में 62 विषय हैं। ये थोड़ा बहुत करेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा कि अभी वर्तमान में 62 है या 66 है, इसको ध्यान में रखेंगे। समवर्ती सूची इस सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। ठीक है, वर्तमान में इसमें 52 विषय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जम्मू कश्मीर वाला अब क्वेश्चन जो है वो अब खत्म हो गया। तो 8वीं अनुसूची देखते हैं। इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। नोट में नंबर 1 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। VBI क्वेश्चन है आप लोग के लिए ये तीनों। दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया था। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसके तहत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत राज्य जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ठीक, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची दल बदल से संबंधित है। नोट में है 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। VBI क्वेश्चन। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नोट में इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था, 93 के द्वारा। इस अनुसूची में पंचायती संस्था को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची, अंतिम अनुसूची। यह अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। नोट में इसे 74वें संविधान संशोधन 1993-94 के द्वारा जोड़ा गया था।
और इस अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। नेक्स्ट है आपका KRC के द्वारा अगला टॉपिक संविधान के प्रमुख भाग जो VVI हैं। तो पहले भाग की तरफ हम लोग देखेंगे। भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। भाग 2 में है नागरिकता, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो 12 से 35 अनुच्छेद तक है, ठीक है। अगला पॉइंट है भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है, यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 51 के क में है। भाग 5 में संघ है, तो संघ का जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 में राज्य है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 9 में है पंचायती राज, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 243 के क से 9 तक है, ठीक है, क से 9 तक है। अगला है भाग 9 के क में नगर पालिका है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 243 के त से 243 के य 6 तक है। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 244 से 244 के क तक। भाग 11 में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 15 में निर्वाचन है, 324 से 329। भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और भाग 18 में आपात उपबंध है, जो 352 से लेकर 360 तक है, ठीक है। और भाग 20 में है संविधान संशोधन, जो 368 में है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की तरफ। अगला टॉपिक VVI टॉपिक, कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई थी। फर्स्ट नंबर देखेंगे ब्रिटेन से क्या लिए गए, तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। दूसरा पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है तीसरा रूस, सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है, ठीक, और पंचवर्षीय योजना भी रूस की ही देन है। नेक्स्ट है जर्मनी, आपातकाल संबंधी प्रावधान को हम लोग जर्मनी से लिए हैं। USA मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं इस पर महाभियोग एवं वित्तीय अपराध, ठीक है। छठा नंबर है कनाडा, संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये कनाडा से लिया गया, ठीक। आगे आयरलैंड से क्या लिया गया उसको देखते हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक विशेषताएं। और नेक्स्ट है जापान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। नोट में है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। अब अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण अधिकारियों के मासिक वेतन, VVI क्वेश्चन बाय KRC। आप सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो फर्स्ट है राष्ट्रपति को अभी 5 लाख रुपए वार्षिक वेतन मिलते हैं, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष को भी 4 लाख रुपए मिलते हैं, राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसे 2,80,000 रुपये मिलते हैं। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उसे 2.5 लाख रुपये मिलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी 2.5 लाख, मतलब 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 2,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2.5 लाख रुपये, महान्यायवादी को भी 2.5 लाख रुपये। नोट में भारत के सभी केंद्रीय मंत्रियों को उनका वेतन एवं भत्ता भारत के संचित निधि से दिया जाता है तथा यह राज्य मंत्रियों को कहाँ से मिलता है, राज्य के संचित निधि से। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज के प्रस्ताव में देश का पहला संविधान बनाने की मांग रखी थी। कब मांग रखी थी? 1895।
भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे और 93 जो थे वो देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांत के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के और 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। अगला पॉइंट है संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अगला पॉइंट है संविधान सभा को मूर्त रूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मूर्त रूप किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी। अगला पॉइंट है 1936 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में फैजपुर में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, जिस समय जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत का था। नेक्स्ट संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट संविधान सभा में प्रांतों का चुनाव प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित था। फर्स्ट था मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा जो था वो सामान्य या साधारण था। मुस्लिम, सिख और साधारण था। ठीक है, अगला पॉइंट है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी तथा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार करते हुए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अगला पॉइंट है संविधान का प्रारूप BN राव के द्वारा 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। BN राव। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का चुनाव पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला पॉइंट संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है उसमें कुल टाइम कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला पॉइंट संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अंगीकार या पारित किया गया। नोट में है 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगला पॉइंट 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट है आपका संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस चली थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया। अगला पॉइंट संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के जांच हेतु 13 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है अगला पॉइंट भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन के सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा AB अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों में 284 ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अगला पॉइंट है संविधान की कुछ समितियां, संविधान सभा की समितियां। ठीक है, फर्स्ट है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है संघीय संविधान सभा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कहीं कहीं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी देगा तो आप JB कृपलानी ही मारेंगे, क्योंकि एग्जाम में JB कृपलानी को ही लिया जाता है। नेक्स्ट है
24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 24 जनवरी को ही चुन लिया गया था 1950 में। नेक्स्ट VBI क्वेश्चन है काफ़ी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार का प्रदर्शन हुआ था 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में, पहली बार फहराया गया था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता था तथा संक्षिप्त गायन में 20 सेकंड का समय लगता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अगला पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है और इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। ठीक। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय संसद का अधिवेशन जन गण मन से शुरू होता है तथा वंदे मातरम से खत्म। आनंद मठ पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, संविधान का जो प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 7 अक्टूबर 1949 तक चला था और संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन से विभाग में? तो फर्स्ट में जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय मामले तथा राष्ट्रमंडल, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। CH भाभा को कार्य खनन एवं बंदरगाह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। आसफ अली को रेलवे मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। उसी तरह अब्दुल रब नस्तर को संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री और गजानदर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री। ये जो लियाकत अली से लेकर गजानदर अली तक थे, ये चारों जो थे मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ठीक है ना। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल 1947 के तहत किसको क्या बनाया गया उसको देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना मंत्रालय दिया गया। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया। जॉन मथाई को रेलवे मंत्री। BR अम्बेडकर को विधि मतलब कानून मंत्री। जगजीवन राम को श्रम मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। CH भाभा को वाणिज्य मंत्री। RK षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री। नोट में लिखा हुआ है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, 24 जनवरी को। नेक्स्ट, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है। VBI क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत को भारत में जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। भारत का विभाजन जो हुआ था वो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। अगला टॉपिक है नए राज्यों का गठन। ठीक है, नए राज्यों का गठन, तो इसको हम देखेंगे नए राज्यों के गठन को। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। महाराष्ट्र एवं गुजरात का जो हुआ था 1960 में। नागालैंड 1963 में। हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा ये तीनों 1972 में गठित हुआ था। सिक्किम 1975 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा ये 1987 में गठित हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़
उत्तराखंड एवं झारखंड ये तीनों सन 2000 में हुआ था। तेलंगाना 2 जून 2014 को। और भारत का 22वां राज्य सिक्किम जो था वो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बना था। ये पीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का 25वां राज्य गोवा बना था जो 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। नेक्स्ट है भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। और भारत का 28वां राज्य झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है भारत का 29वां राज्य तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। लेकिन वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको ध्यान में रखें क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब तोड़कर इधर बना दिया गया है और दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है, भाषा के आधार पर। नेक्स्ट अगला पॉइंट 58 दिन के आमरण अनशन के कारण 15 दिसंबर 1952 को राम लुल्लू जी की मृत्यु हो गई थी। राम लुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी थी। जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय उसकी राजधानी करनूल थी, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पनिक्कर थे, के.एम. पनिक्कर। अगला पॉइंट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पास किया गया जिसके तहत भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। 1 मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया था, असम से विभाजित करके, ठीक। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय परिषद। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एवं दिल्ली राज्य आते हैं। दूसरा है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्य आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा पूर्व क्षेत्रीय परिषद। इसके अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम राज्य आते हैं। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली आदि आते हैं। और मध्य क्षेत्र परिषद के अंतर्गत यूपी, एमपी, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट भारत की नागरिकता, भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ना है। तो आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि KRC चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्या कि आपकी पॉलिटी की जो ये सबसे बेस्ट नोट्स है जो किसी भी एग्जाम में काम आ सकते हैं। आप एक शॉर्ट नोट्स समझिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। दूसरा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार हैं। फर्स्ट है जन्म के आधार पर। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है तो वह जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है, वह जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला पहला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तीसरा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा है पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पांचवा भूमि विस्तार द्वारा। यदि कोई नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए। नंबर 1, अब भारत में
जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, एक व्यक्ति को होना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह की थी। तीसरा है, देशीयकरण के दौरान नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति जो है वो क्या है 10 वर्षों तक भारत में रह चुका है या पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी। नोट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर एवं असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट, नागरिकता का परित्याग करके। दूसरे नंबर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने में। या तीसरा है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। ठीक है, तो कमलेश रेलवे क्लासेज KRC को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसा पॉलिटी नोट्स आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन मेरे द्वारा ये जो नोट्स तैयार किया गया है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब अगला टॉपिक है प्रस्तावना की मुख्य बातें, इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। VBI क्वेश्चन। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग। अगला पॉइंट, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जो था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही अंग है। अगला पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, नोट में संविधान में जोड़ने का काम जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तथा हटाने का कार्य 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। अधिकतर काम ये एक ट्रिक के अनुसार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। नेक्स्ट है अगला, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की धारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की थी। VBI क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछे होंगे अभी तक। आगे है, मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता एवं भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति 352 के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य किसी भी मौलिक अधिकारों को केंद्रीय सरकार स्थगित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान में 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नंबर 1, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम 25 से 28 तक। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का लाभ या अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं जो सभी व्यक्ति को मिलते हैं। नोट में है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, पहले यह भी एक मूल अधिकार ही था, लेकिन इसे हटा दिया गया। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा, प्रतिषेधन लेख। चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। VBI क्वेश्चन है आपके लिए।
नेक्स्ट पॉइंट, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, ये किस में किया गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के द्वारा। अगला है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 पर रोक लगा दी गई, अर्थात संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, नीति निर्देशक तत्व। तो उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है बाई कमलेश्वर। आप सभी से फिर से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसकी राजधानी कहाँ है? डबलिन है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है तथा 36 से 51 अनुच्छेद तक। नेक्स्ट, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है नोट में लिखा हुआ KT शाह के द्वारा कहा गया कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है आयरलैंड की राजधानी डबलिन तथा इसके संसद का नाम डेल आयरन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मौलिक कर्तव्य। अगला टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क में तथा अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ रूस से लिया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नोट, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है क्या है उसके बारे में समझिए। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उनके माता पिता द्वारा प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। यह कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शुरू किया गया। नेक्स्ट अगला टॉपिक बहुत ही VVI टॉपिक है, संघीय कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के बारे में अब पढ़ना है हमको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में अभी तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति की तुलना इंग्लैंड के सम्राट से की गई है। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से याद करेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में निहित है। नेक्स्ट, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो लक्ष्मी सहगल थी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्यप्रणाली जो है अनुच्छेद 55 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्षों के लिए रहेगा, यह अनुच्छेद 56 के 1 के ग में निहित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58 में निहित है। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। नोट में है यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। VVI क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है।
अगला पॉइंट है एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। कितने सप्ताह का? 2 सप्ताह का समय मिलता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना पड़ता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। VVI क्वेश्चन। अगला पॉइंट राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा निश्चित नहीं है। आप किसी भी उम्र में राष्ट्रपति बन सकते हैं। कम से कम 35 होना चाहिए, अधिकतम जितना भी हो उससे मतलब नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की रिक्ति को कम से कम 6 माह के अंदर भर लेनी चाहिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का वार्षिक पेंशन अब 30 लाख रुपए निर्धारित किया गया है वर्तमान में। राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो आयकर से मुक्त होता है, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट राष्ट्रपति के द्वारा निम्न व्यक्तियों अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के सदस्य, प्रधानमंत्री एवं राजदूतों का निर्वाचन जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक मामलों के महत्व के किसी भी विषय पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला पॉइंट संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 123 में है के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत। अगला पॉइंट अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति के अपराध को माफ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात जो है अनुच्छेद 352 में है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में जिसकी न्यूनतम अवधि 2 महीने की होती है। नेक्स्ट वर्तमान में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है भारत में। ठीक है। भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। अगला पॉइंट भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। नेक्स्ट निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला पॉइंट है ज्ञानी जैल सिंह के समय भारतीय डाक अधिनियम के मामले में 1986 में जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। जेबी वीटो पावर ये एक विशेष तरह का पावर जो राष्ट्रपति को दिया जाता है। इसका एक ही बार अभी तक प्रयोग हुआ है जब ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किस मामले में? तो भारतीय डाक अधिनियम के मामले में। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। अगला पॉइंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये राष्ट्रपति से टॉपिक खत्म हुए। अब अगला टॉपिक आपका होगा उपराष्ट्रपति जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। संविधान में राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद, ठीक, उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा एवं लोकसभा सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा का और लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं।
नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह अनुच्छेद 64 तथा 89 में भी निहित है। ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मतों के बराबरी होने पर उपराष्ट्रपति मत का प्रयोग कर सकता है, जब ऐसी स्थिति हो तब। भारतीय उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न शर्त है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित योनि योग होना चाहिए, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकता है। यह अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है। ठीक है, 65 के तहत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक। अगला पॉइंट है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति बीवी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिए थे। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन तथा सभी सुविधाओं का उपभोग भी करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक था। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद पर अभी तक कोई महिला आसीन नहीं हुई है। नेक्स्ट है, पद पर रहते हुए मरने वाले उपराष्ट्रपति डॉक्टर श्री कृष्णकांत थे। अगला पॉइंट, भारत के 12वें उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर हामिद अंसारी थे। उसके बाद बने अभी जो है वर्तमान में 14 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, जो वर्तमान में अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 के द्वारा अपने पद पर 5 वर्षों तक रहेगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं तीसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर बीवी गिरी थे। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। नोट में लिखा हुआ है, जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। ठीक है। तो KRC जहां सिलेक्शन एक जीत है बाई कमलेश सर। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही शानदार नोट्स आप लोगों के लिए पॉलिटी का है। इससे पहले मैंने फिजिक्स का करा दिया, आप लोग जरूर जाकर देखेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक है आपका, फिर से देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट है, भारत में शक्तियों का उभरता हुआ केंद्र प्रधानमंत्री है। अगला पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह अनुच्छेद 75 के 3 में है। ठीक है, 75 के 3 में। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अगला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। मंत्री बनते समय व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने पद की शपथ लेनी पड़ती है। अगला पॉइंट है,
यदि लोकसभा किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला पॉइंट, मंत्री जो है 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, जब प्रधानमंत्री संसद का सदस्य न हो तो वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है। वैसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे वो निम्न है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, DMIG। डी से HT देवगौड़ा, M से मनमोहन सिंह, I से इंदिरा गांधी और G से गुजराल, मतलब इंद्र कुमार गुजराल। भारत के 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। अगला पॉइंट, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जबकि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अगला पॉइंट है, गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो कुल 16 साल 9 महीना 13 दिन अपने पद पर रहे थे। नेक्स्ट है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस के नहीं थे। ठीक है, दूसरे पार्टी से थे। अगला पॉइंट है आपका, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है, लोकसभा का एक दिन भी सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। अगला पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद ग्रहण करने के समय PV नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्रियों में सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का था, मात्र 13 दिन। नेक्स्ट है, HT देवगौड़ा पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। अगला पॉइंट है, योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, जिसका अभी वर्तमान में नया नाम कर दिया गया है नीति आयोग। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल 5 वर्ष से पहले त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 मंत्रियों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा प्रधानमंत्री करता है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच योजक कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री पद को संभाला था। नेक्स्ट है, पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का था, जो लगभग 32 वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे थे। 32 वर्षों तक, सबसे लंबा। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका संसद। प्रधानमंत्री पूरा खत्म हो चुका है। अब अगला टॉपिक है आपका संसद, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। तो इसको देखते हैं। संसद का निर्माण 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, राज्यसभा 80 एवं लोकसभा 81। फर्स्ट पॉइंट है, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर होता है। संसद के 2 सदन होते हैं। फर्स्ट है उच्च सदन, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा है निम्न सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। संसद के क्या क्या कार्य है उसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर, संसद का प्रथम कार्य मंत्रिपरिषद की रचना एवं उससे उत्तरदायी ठहराना। दूसरा है मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों पर पूर्ण नजर रखना। तीसरा देखते हैं, मंत्रिपरिषद किसी भी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार संसद को है। मंत्रिपरिषद की किसी भी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार किसे है? संसद को है। और चौथा है, संसद को वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। जिस परियोजना के लिए धन व्यय किया जाता है उस परियोजना की जानकारी संसद को देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका
राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है KRC, जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है बाई कमलेश सर। आप सभी इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जिसे कभी भी विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं तथा 233 जो होते हैं वो संघ के राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 12 सदस्य जो होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा कला, संस्कृति, अर्थशास्त्र के रूप में अच्छे वक्ता को चुना जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, 6 वर्षों का। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवा अवकाश होते रहता है। ठीक है, 1/3 सदस्यों का अवकाश 2 वर्ष पर होते रहता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति 6 वर्षों के लिए चुनती है। नेक्स्ट, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। SV कृष्णमूर्ति राव थे। नेक्स्ट है, संविधान परिवर्तन के बाद, मतलब जब संविधान का निर्माण हो गया तो पहली बार 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था और राज्यसभा की पहली बार बैठक 13 मई 1952 को किया गया। नेक्स्ट है, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू करने के इसके समस्त सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए, कम से कम 1/10। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम राज्यसभा का अधिवेशन 2 बार बुला सकती है, जिसमें 6 माह का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट है, धन विद्या के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसके लिए उसे मात्र 14 दिन का समय मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विद्या को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। ठीक है, केवल सिफारिश कर सकती है। यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए हुए 60 दिनों तक राज्यसभा में अनुपस्थित हुआ हो तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, संघीय क्षेत्रों में केवल दिल्ली तथा पुदुचेरी को राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त है, लेकिन अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर टूटा है तो उससे भी है, तो 3 राज्य से सदस्यता है राज्यसभा में। इसको देख लीजिएगा थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर भी अब हो चुका है वर्तमान में। नेक्स्ट है, राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक जो है यूपी में है, 31 सीट है। उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु 18 है। महाराष्ट्र में 19 है और बिहार एवं पश्चिम बंगाल में सीटों की राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। ठीक है, और राजस्थान में 10 है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका लोकसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है, यह संसद का निम्न सदन होता है। संसद का निम्न सदन होता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनती है। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। ऐसा अभी तक 8 बार हो चुका है। ठीक है। सबसे पहले 1970 में ऐसा हुआ था। सबसे पहले 1970 में ऐसा हुआ था। अगला है, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 में लागू की गई थी। 1976 से पेंशन की व्यवस्था हो गई थी संसद सदस्यों के लिए। अगला पॉइंट है, मूल संविधान में जब संविधान की स्थापना हुई तो लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 500 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 545 है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। ठीक।
अगला पॉइंट है 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। अगला पॉइंट है 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वयस्क माना जाएगा, ठीक है, और इसी के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अगला पॉइंट है आपका लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको देखते हैं। प्रथम, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और किसी अपराध में सजा न पाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं तथा स्थगित भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा की 2 बैठकों में कम से कम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होता है, ठीक है। राज्यसभा का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाने का संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। अगला पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष अपना शपथ ग्रहण अध्यक्ष के रूप में न करके एक समान सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष 2020 से ओम बिरला, जो अभी भी वर्तमान में वही है ओम बिरला जी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे तथा प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगकर थे। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल तब तक रहता है जब तक वह लोकसभा का सदस्य रहता है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र दिल्ली और सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है, लद्दाख, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली का है। नेक्स्ट पॉइंट लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। उन्हें कैबिनेट मंत्रियों की तरह समस्त सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। अगला पॉइंट है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा, ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जो 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, ठीक है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई। नेक्स्ट है राज्य एवं लोकसभा सीटों की संख्या कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 7 है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का वेतन उपराष्ट्रपति के बराबर 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए। अब आपसे मिलते हैं फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार फिर से। और आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल KRC को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एक वीडियो में आपका पूरा ये यहाँ तक ख़त्म हो गया और दूसरे वीडियो के साथ आपका पूरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार फिर से KRC को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।